सो एचसीएस एग्जाम में आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इकोनॉमिक्स का, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। सो इस वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी का मतलब समझते हैं कि ये क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के डिसीजन रिगार्डिंग गवर्नमेंट्स टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशन। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट्स डिसीजन किस किस के रिगार्डिंग सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन लगानी है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी डिफरेंट होती है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में होती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के हाथ में होती है। तो इसमें टैक्स डिफाइन करेगी, ये अपना खर्चा डिफाइन करेगी कि कितना खर्चा किस सेक्टर में करना है। ठीक है, उसके बाद सब्सिडीज किसको देनी है, सब्सिडीज के पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, और कुछ अदर फाइनेंशियल ऑपरेशंस में कैसे कि किसी को कितना डेट देना है, किसी स्टेट को कितना देना है, कौन सी कंट्री से कर्जा लेना है, इस तरीके से अदर फाइनेंशियल ऑपरेशन। तो ये सारा आपके पास फिस्कल पॉलिसी में आता है कि गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले बजट को डिस्कस करते हैं। बजट आपके पास क्या होते हैं, बजट बेसिकली एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कि अगले साल के जो मतलब कि आने वाला साल है, मतलब कि मान लो कि 2024 में बजट आएगा तो 2024 में फेब में बजट आएगा। ठीक है, फेब में बजट आएगा तो 2024 से लेके 2025 तक तो एस्टिमेट लगाएगी कि कितना उनका खर्चा होगा और कितना वहां से रिवेन्यू आएगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा और रिवेन्यू कितना आएगा। तो बजट एक एनुअल वार्षिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें आने वाले साल का कितना सरकार को खर्चा होगा और कितना रिवेन्यू आएगा उसके बारे में लिखा होता है। ठीक है, बजट बेसिकली एक प्राइमरी टूल है गवर्नमेंट के लिए फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बजट क्या है, एक टूल है। टूल किस चीज के लिए, टू इम्प्लीमेंट फिस्कल पॉलिसी, टू इम्प्लीमेंट फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट एक टूल है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब है। सिंपल ये डेफिनेशन ही पूछी गई है आपसे फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन, मतलब कि क्वेश्चन में। देन 3 फंड्स रिलेट करते हैं बजट से। कितने फंड्स है, 3 फंड्स हैं जो बजट से बिलोंग करते हैं। 3 फंड्स बिलोंग टू बजट। ठीक है, तो कौन कौन से है, एक तो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। ये आपके पास आर्टिकल 266 में होता है। किस में होता है, आर्टिकल 266 में। उसके बाद पब्लिक अकाउंट, तो ये भी आपके पास आर्टिकल 266 है। उसके बाद है आपके पास कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये कंसोलिडेटेड है और ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, और ये आर्टिकल 267 में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स का आपको आइडिया रखना है, आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 के बारे में। इसमें क्या आते हैं, इसमें आपके पास जितने भी इनकम टैक्स हैं, ठीक है, और लोन्स जितने भी रेज किए गए हैं, कहीं से लोन उठाया है, ठीक है, लोन्स रिकवर किए हैं, इसमें से अगर पैसा निकालना होता है तो पार्लियामेंट की परमिशन जरूरी होगी। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सबसे पहला पार्ट हो गया। फिर पब्लिक अकाउंट है, ये इनकम प्रोविडेंट फंड है, इनकम PF हो गया, स्मॉल सेविंग्स हो गया, पोस्टल डिपॉजिट्स जितने भी आते हैं वो इस वाले फंड में जाते हैं। पोस्टल डिपॉजिट जैसे पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती है, उसमें जो पैसा आप जमा करवाते हो वो अल्टीमेटली पब्लिक अकाउंट में जा रहा है। तो क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए क्या पार्लियामेंट की जरूरत होती है या नहीं होती है। उसके बाद कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसमें कुछ भी अनफोर्सिन इवेंट्स होते हैं। अनफोर्सिन इवेंट्स जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, कुछ इवेंट हो गया, तो एकदम से पैसा चाहिए तो इन दोनों फंड से निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती होगी, तो वहां से टाइम लग जाएगा उस चीज को करने के लिए। तो अनफोर्सिन इवेंट्स में आपके पास 500 करोड़ रुपए तक का इसमें फंड होते हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी निकाल सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसकी आपके पास जो पावर दी होती है वो किसके पास दी होती है, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं इसमें से। तो ये 3 फंड्स हो गए आपके पास बजट से रिलेटेड, बेसिकली कहाँ कहाँ से कैसे पैसा आ रहा है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितने भी टैक्सेस वगैरह से पैसा आ रहा है वो सब जाएगा। पब्लिक अकाउंट में प्रोविडेंट फंड्स हो गए, ठीक है, पोस्टल डिपॉजिट्स हो गए, ये सारा पैसा इसमें जाएगा। और कंटीजेंसी फंड में अनफोर्सिन इवेंट्स के लिए आ रहा है। उसके बाद 3
डॉक्यूमेंट्स है जो बजट के साथ में पेश करनी पड़ती है। एक है आपके पास आर्टिकल 112 के अंडर, एक आर्टिकल 265 के अंडर और एक आर्टिकल 114 के अंडर। तो आर्टिकल 112 में तो आपके पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और आर्टिकल 265 में क्या है, फाइनेंस बिल है। क्या है, फाइनेंस बिल। एक बिल निकालना पड़ता है सरकार को, तो इस बिल में क्या होता है, पार्लियामेंट की परमिशन मिल जाती है। पार्लियामेंट की परमिशन मिल जाती है किस चीज के लिए, टू कलेक्ट टैक्स। टू कलेक्ट टैक्स, कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए, तो वो मिल जाती है इस आर्टिकल से, आर्टिकल 265 से। उसके बाद है आर्टिकल 114, ये होता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल, तो इसमें पार्लियामेंट की परमिशन मिलेगी खर्च करने के लिए। खर्च कहाँ से करने के लिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करने के लिए आपको परमिशन मिलेगी पार्लियामेंट से। तो ये क्या हो गया आपके पास कि ये अप्रोप्रिएशन बिल, ये खर्च करने के लिए, कहाँ से खर्च होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और फाइनेंस बिल आपके पास पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए टैक्सेज को कलेक्ट करने के लिए, मतलब कि इसमें पैसा आ रहा है, इसमें पैसा आ रहा है और इसमें से पैसा जा रहा है, ठीक है। और आर्टिकल 112 इन दोनों का बताएगा कि अगले साल में कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा। तो मनी बिल के बारे में आपको कुछ चीजें पता है जो कि पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बजट की कुछ स्टेट्स होती हैं, बजट कैसे पास होता है तो वो देखते हैं कि 6 स्टेजेस ऑफ पासिंग ऑफ बजट। ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, 6 स्टेजेस ऑफ पासिंग ऑफ बजट, कि पार्लियामेंट में बजट वाला सिस्टम कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप इसके ऊपर राज्यसभा की भी 1-2 डॉक्यूमेंट्री वो भी देख सकते हो। तो सबसे पहले की प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होगी, सबसे पहले क्या होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होगा। देन उसके बाद जनरल डिस्कशन होगा। क्या होगा, जनरल डिस्कशन। सबसे पहले प्रेजेंट हुआ तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी, आम बहस होगी। फिर उसके बाद जिस जिस डिपार्टमेंट को जितना जितना पैसा डिमांड किया होगा तो वो सारी स्क्रूटिनी होगी डिपार्टमेंटल कमिटीज की। उसके बाद क्या होगी, स्क्रूटिनी होगी, स्क्रूटिनी बाय द डिपार्टमेंटल कमिटीज। डिपार्टमेंटल कमिटीज स्क्रूटिनी करेंगे। फिर वोटिंग होगी किसके ऊपर, ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। वोटिंग होगी डिमांड्स फॉर ग्रांट, जो भी उन्होंने मांगी होगी कि इतना पैसा चाहिए उसके ऊपर वोटिंग होगी। फिर ऑपोजिशन वाले बोलेंगे कि नहीं नहीं ये काम तो ढंग से नहीं किया, तो कट मोशंस आएंगे यहाँ पे, ठीक है, गुलोटिन आएगा, ठीक है। तो लास्ट में होगा पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। फिर क्या होगा, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। फिर उन्हें अलाउड कर देंगे क्या, कि तुम पैसा निकाल लो, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। एप्रोप्रिएशन बिल पास करने का मतलब ये है। 6th स्टेज में पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल होगा। फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल को पास करेंगे। फाइनेंस बिल से वो पैसा ले सकते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल से वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल लेंगे। तो ये कंप्लीट बजट का वो जाएगा, ठीक है। तो 3rd 4th पार्ट आपको याद रखना है, वोटिंग होगी, डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट, कट मोशन, गुलोटिन, ये सब इसमें चलेगा। तो ये स्टेजेस सारी याद रखनी है आपको। सबसे पहले प्रेजेंटेशन, फिर से डिस्कस करते हैं एक बार। सबसे पहले प्रेजेंटेशन, फिर जनरल डिस्कशन, फिर उसके बाद स्क्रूटिनी, फिर उसके बाद वोटिंग होगी, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा और फाइनेंस बिल पास होगा। तो ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। उसके बाद जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है आपका। इकोनॉमिक सर्वे कौन निकालते हैं, ये निकालते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का मतलब है मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके पास, कौन सी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। तो इसका जो टेन्योर होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो टेन्योर होता है वो 3 साल होते हैं, यूजुअली 3 साल होते हैं। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है इसकी, इसको दोबारा से बनाया जा सकता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। ये इसके बारे में ना तो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ना ही ये स्टैट्यूटरी है, मतलब कि ना तो कोई कानून है इसके रिलेटेड, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो आपको एक क्वेश्चन सोचने की, करंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है इस टाइम, एट प्रेजेंट हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। फिर उसके बाद बात करें हम, सो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आपके पास डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। नंबर 1 डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो भी आर्थिक मुद्दे है उससे रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है। देन दूसरा डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा खर्चे वाला, एक्सपेंडिचर वाला डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर,
ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू वाला डिपार्टमेंट जिसमें पैसा आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। उसके बाद होगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फोर्थ कौन सा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे, जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो हो गया, ठीक है, पीएसबी रिकैपिटलाइजेशन हो गया, तो फाइनेंशियल सर्विसेज देना। और एक और डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा होगा, DIPAM, मतलब कि इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर, इसका आपको एक आइडिया रखना है। उसके बाद हम शुरू करते हैं बजट को। तो बजट में सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कौन सा टॉपिक है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को आप सिंपली याद रखना है कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन, ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। सेम पर्सन के ऊपर ही इंसिडेंस होगा और इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑन सेम पर्सन। सिंपली मतलब है कि अगर ये कोई भी पर्सन है और ये सरकार है, तो पर्सन सीधा सरकार को पैसा दे रहा है, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। अगर मान लो कि ये कोई पर्सन है, बीच में ये कोई कंपनी है, ये सरकार है, ठीक है, तो कंपनी ने कोई भी चीज, पर्सन ने कोई भी चीज परचेज की कंपनी से, तो इसको मान लो कि 100 रुपये दे दिए, ठीक है। अब इसमें से जो भी टैक्स था वो इसने काट के सरकार को दे दिए, तो दे तो बेसिकली कंपनी ने जितना भी टैक्स था वो सारा इसी से कलेक्ट किया, पर्सन से, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। और ये हो गया डायरेक्ट टैक्स आपके पास। तो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन, तो उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। अगर इंसिडेंस और इम्पैक्ट सेम पर्सन के ऊपर नहीं होगा तो उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये आपको आइडिया रखना है इन दोनों चीजों का। उसके बाद एडम स्मिथ के 4 कैनन्स थे, क्या थे, 4 कैनन्स थे, किसके रिलेटेड, ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के 4 कैनन्स थे, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले इक्वेलिटी, कैनन ऑफ इक्वेलिटी, इक्वेलिटी। तो इसमें ये बोला गया था कि जो रिच पीपल है दे शुड पे मोर टैक्सेस देन द पुअर, कि अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए पुअर्स के कंपेरेटिवली, ठीक है। उसके बाद था कैनन ऑफ सर्टेनिटी, सेकंड कैनन कौन था, अनसर्टेनिटी। मतलब इसमें ये बोला था कि जो डेट्स है, जो स्लैब्स है, वो सारी ना वेल डिफाइंड होनी चाहिए सरकार की, जितनी भी डेट्स और स्लैब्स है वो सब वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि टैक्स कलेक्शन करने में, पैसे की डिमांड में, पैसे को खर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सर्टिनिटी होनी चाहिए आपके पास। और जो थर्ड कैनन था वो था कन्वीनियंस, किसका था, कन्वीनियंस, तो सुविधा का सिद्धांत। इसमें था कि टैक्स पेयर को ऐसा ना हो कि 50 पेजेस का फॉर्म भरना पड़े या फिर बहुत लंबी लंबी लाइंस में खड़ा होना पड़े, उसे ऐसा होना चाहिए कि बड़े कन्वीनियंटली टैक्स को पे कर दे। उसके बाद था कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि ऐसा ना हो कि सरकार ने 100 रुपये टैक्स कलेक्ट किया, उसमें से 70-80 रुपये सैलरीज में दे दिया। तो ये 4 कैनन्स थे, इक्वालिटी, सर्टिनिटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमी। तो आपको एक आइडिया रखना है इन चारों के बारे में, ठीक है। अब अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स है आपके पास, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये है यूनियन गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के, और ये है स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर, इनकम के ऊपर, सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर। तो यूनियन गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लेती है, ध्यान से देखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। एक तो कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स ये यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ये डायरेक्ट टैक्स के अंडर आएगा। फिर है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। फिर है इनकम टैक्स, आईटी। फिर है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी। और है कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स। तो इनकम के ऊपर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार है, वो ये सारे टैक्स कलेक्ट करती है इनकम के ऊपर, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली 2 टैक्स लेती है। एक तो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ठीक है, ये माफ भी कर देती है स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड है प्रोफेशनल टैक्स, कौन सा टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। डिटेल्स में नहीं जा रहे क्योंकि रिवीजन क्लास है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम चीज़ों को बाइंड अप करना चाहते हैं एचएस एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, तो जल्दी से। तो ये इनकम के ऊपर केंद्र सरकार ये लेगी और स्टेट की गवर्नमेंट हरियाणा सरकार ये लेगी। उसके बाद अगर आपके पास कुछ एसेट्स है, क्या है, कुछ एसेट्स है, संपत्ति, जमा पूंजी, ठीक है, वो है, उसके ऊपर आपका जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लेगी
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और एक वो कलेक्ट करेगी आपसे कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। पहले क्या होता था, एक लगता था वेल्थ टैक्स, ये एबोलिश हो गया, ठीक है। एक लगता था एस्टेट ड्यूटी, ये एबोलिश हो गया। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो आपके एसेट्स के ऊपर लेगी, स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले आपसे कलेक्ट करेगी लैंड रिवेन्यू। कौन सा? लैंड रिवेन्यू, ठीक है, जो रजिस्ट्री के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। उसके बाद स्टैंप या रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, स्टैंप या रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स, क्या कलेक्ट करेगी? प्रॉपर्टी टैक्स। ये सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। फिर अगर हम बात करें ऑन एक्सपेंडिचर, जैसे आपने कुछ खर्चा किया उसके ऊपर टैक्स लेना। जैसे पहले क्या होता था कि होटल रिसेप्शन टैक्स होता था, ये गिफ्ट टैक्स होता था, बेसिकली ये एबोलिश हो गया है, पर हाँ पहले ये यूनियन गवर्नमेंट लेती थी। और जैसे रोड टैक्स है, जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो रोड टैक्स आप पे करते हो, ठीक है, तो ये सारे टैक्स आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो ओवरऑल ये सारा डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में लाई करता है। डायरेक्ट टैक्स में कुछ टैक्स यूनियन गवर्नमेंट लेती है और कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है। डायरेक्ट टैक्स किस किस के ऊपर है? आपकी इनकम के ऊपर है, आपकी एसेट्स के ऊपर है, आपके खर्चे के ऊपर है, तो ये सारे डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। समझते हैं फर्दर। आपके पास यूनियन टैक्स मिल बन गया, मतलब कि यूनियन के पास जितना भी टैक्स कलेक्ट हुआ, मान लेते हैं कि यूनियन टैक्स है, ठीक है, ये सारा टैक्स कहाँ पे चला जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा, ठीक है। बाद में ये किस में डिवाइड होगा? सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में डिवाइड होगा। किसके कहने पे? फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के बेसिस पे। फाइनेंस कमीशन का एक फॉर्मूला होगा, उसके बेसिस पे जो यूनियन टैक्स कलेक्ट हुआ उसे सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और टर्म आती है आपके पास, एक होता है सरचार्ज, सरचार्ज, तो इसे बोलते हैं उपकर। क्या बोलते हैं इसे? उपकर। सो ये कंप्यूट होते हैं, किसके ऊपर कंप्यूट होते हैं? ये कंप्यूट ऑन टैक्स अमाउंट, जो टैक्स की अमाउंट है उसके ऊपर निकालते हैं ये इस, और इसे बेसिकली बोलते हैं, आपको एक वर्ड याद रखना है, टैक्स ऑन टैक्स। ये क्या है? टैक्स ऑन टैक्स है। और ये सारा पैसा कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है ये, ठीक है। दिस अमाउंट विल गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ये स्टेट्स के बीच में नहीं डिवाइड होता। इसके बारे में दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये स्टेट्स के बीच में नहीं डिवाइड होता, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सेस, CESS, इसे बोलते हैं हम, सेस को बोलते हैं उपकर, और सरचार्ज को बोलते हैं अधिभार, अधिभार। ये आपका कंप्यूट होता है किसके ऊपर? टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर कंप्यूट होते हैं, टैक्स और सरचार्ज दोनों पे मिला के। जैसे आपने देखा होगा कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, या फिर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये सारे सेस होते हैं आपके पास। यूजुअली सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये किसी भी स्पेसिफिक फंड में जा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सेंट्रल रोड सेफ्टी फंड है, मतलब सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाएगा। तो ये भी स्टेट्स के बीच में शेयर नहीं किया जाता, स्टेट्स के साथ ये भी शेयर नहीं होता। तो हमने देखा कि टैक्स हमने कलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो भी हमने कलेक्ट किया उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल देंगे। फाइनेंस कमीशन उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि यूनियन टैक्स, सरचार्ज और सेस। यूनियन सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज और सेस जो होता है वो स्टेट्स के बीच में डिवाइड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो इसमें आप ये पढ़ोगे कि जो टैक्स इंसिडेंस है और जो टैक्स इम्पैक्ट है, टैक्स इंसिडेंस एंड टैक्स इम्पैक्ट, ये सेम पर्सन पे नहीं है, आर नॉट ऑन द सेम पर्सन, आर नॉट ऑन सेम पर्सन। तो यहाँ पे दो वर्ड्स को हम समझते हैं। सबसे पहले टैक्स इंसिडेंस को समझते हैं। टैक्स इंसिडेंस का मतलब है कि वो पर्सन जिससे सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है, जिससे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो वो टैक्स इंसिडेंस है, कलेक्ट कर रही है। टैक्स इम्पैक्ट का क्या मतलब होगा? टैक्स इम्पैक्ट का मतलब होगा कि जो फाइनली टैक्स पे कर रहे हैं, जो फाइनली टैक्स पे कर रहे हैं, या फिर जिसके ऊपर टैक्स का भार है, टैक्स पे कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, सिनेरियो ये है कि ये कोई भी पर्सन है, ठीक है, इसने कुछ भी सामान परचेज किया, एक टीवी परचेज किया टीवी कंपनी से, ठीक है, और टीवी कंपनी से मान लो कि 10,000 का टीवी परचेज किया। अब ये कुछ टैक्स, बेसिकली इसमें टैक्स लग गया, ठीक है, जो भी टैक्स लगना था वो लग गया। कंपनी ने इस पर्सन से कलेक्ट कर लिया,
कंपनी ने इस पर्सन से कलेक्ट करके सरकार को दे दिया। तो टैक्स इंसिडेंस किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, कंपनी के ऊपर, और टैक्स का इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, इस पर्सन के ऊपर। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया आपके। फिर आपके पास एक टर्म आती है एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स, एड वैलोरम टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ समथिंग, टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ समथिंग। ध्यान से देखना, इसमें वैल्यू ऑफ समथिंग है, जैसे वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 100 रुपये का कोई जूस है, 100 रुपये का कोई जूस है, ठीक है, वैल्यू क्या है जूस की, 100 रुपये है। अगर आप इसे इंपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर 35 रुपये टैक्स लगेगा, 35 रुपये टैक्स लगेगा, मतलब जितनी इसकी वैल्यू है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स। एक होता है स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट, स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट, स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि एक सिगरेट है, ठीक है, सिगरेट के ऊपर सरकार बोले कि हम 10 रुपये टैक्स लेंगे, चाहे आप जितनी का भी बेचो, चाहे आप जितनी का भी बनाओ, हमने 10 रुपये इसके ऊपर टैक्स लेना ही लेना है। बेसिकली इसमें वैल्यू पे था और इसमें क्वांटिटी के ऊपर है, इसमें किसके ऊपर है, क्वांटिटी के ऊपर, कि एक क्वांटिटी है, एक सिगरेट बनी, इसके ऊपर 10 रुपये टैक्स हमारा होगा। तो स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट है, और एड वैलोरम टैक्स किसके ऊपर है, वैल्यू के ऊपर। तो ऐसे याद रख सकते हो, वैलोरम में VAR है, ठीक है, वैलोरम में आपके पास VAR है, तो यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा है, तो स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट ये क्वांटिटी के ऊपर लग रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में GST। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है GST का आपके पास, GST। सबसे पहले इसकी जो बनने की प्रोग्रेस है उसकी एक टाइमलाइन पढ़ते हैं। 2004 में क्या हुआ, विजय केलकर टास्क फोर्स बना ऑन FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। जो विजय केलकर था, विजय केलकर, उसने रेकमेंड किया GST रेकमेंड किया उसने, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2006 में क्या हुआ कि बजट स्पीच थी, चिदम्बरम ने अनाउंस किया कि हम 2010 से ये इम्प्लीमेंट कर देंगे, 2010 से। उसके बाद 2011 में UPA गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 115th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया था UPA की सरकार ने, ठीक है, पर कुछ रीजंस की वजह से नहीं पास हो पाया। फाइनली 2014-16 में, 2014 से 16 के बीच में जब NDA की सरकार आई, तब आपके पास हमें GST देखने को मिला। इसके लिए 101 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, 101वां, 2016 में। कब, 2016 में। इसमें कुछ आर्टिकल्स में चेंज हुआ था। सबसे पहले 246A में चेंज हुआ था। इसमें यह था कि स्टेट्स को पावर दे दी गई कि वो गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगा सकती हैं अपनी अपनी स्टेट के अंदर, ठीक है। बट जो इंटर स्टेट सप्लाई होगी उसके ऊपर, जो इंटर स्टेट सप्लाई होगी उसके ऊपर सेंटर लगाएगी, ठीक है। जो खुद की स्टेट में हो रही है तो उसके ऊपर स्टेट खुद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा सकती है। उसके अलावा 269A के अंदर क्या हुआ, GST काउंसिल के बारे में प्रोविजन है, GST काउंसिल, ठीक है। उसके अलावा 270 में CGST है, जिसने कि बेसिकली रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया, एक एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस किया और एक सर्विस टैक्स को रिप्लेस किया, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस कर दिया। आर्टिकल 366 में क्या है कि अल्कोहलिक लिक्वर को GST से बाहर रखे हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कैन लिवाई, तो 366 के अंडर जो अल्कोहलिक है उसे GST से बाहर रखे हैं, अल्कोहल को, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको आइडिया रखना है। उसके बाद GST काउंसिल की स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेते हैं। एक तो GST काउंसिल की स्ट्रक्चरिंग आपको याद होनी चाहिए हमेशा, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। तो GST काउंसिल में जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव है वो कितने होंगे, एक तो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर, ये बनेगा चेयरमैन, ये बनेगा चेयरमैन। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, ये जाएंगे, ये 2 पर्सन जाएंगे GST काउंसिल में। और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, हर एक स्टेट, ईच स्टेट, ठीक है, इसमें दिल्ली भी आ जाएगी, पुडुचेरी भी आ जाएगी, JNK भी आ जाएगी। ये एक मिनिस्टर को नॉमिनेट करेंगे, कितने मिनिस्टर को, एक मिनिस्टर को नॉमिनेट करेंगे, और इनमें से कोई एक वाइस चेयरमैन बनेगा। कौन बनेगा, वाइस चेयरमैन बनेगा। अब कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको कि इनकी वोटिंग पावर आपको पता है कितनी होगी, कि जो सेंटर के 2 पर्सन आ रहे हैं इनकी वोटिंग पावर कितनी होगी और इनकी वोटिंग पावर कितनी होगी, और किसी प्रपोजल को पास करने के लिए मिनिमम कितने वोट्स रिक्वायर होंगे फेवर में, कितने वोट्स मिनिमम रिक्वायर होंगे किसी भी प्रपोजल को पास करने के लिए, किसी प्रपोजल को पास करने हैं तो कितने वोट मिनिमम रिक्वायर होंगे, और इसका क्वारम क्या होगा।
काउंसिल मीटिंग्स तब मिलेंगी अगर 50% मिनिमम 50% लोग बैठे होंगे उसमें। कुछ स्टेट के राज्यों के जो टैक्स है उनकी बात करते हैं जो कि जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए हैं। राज्यों के कुछ टैक्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की। क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जीएसटी में आती है या स्टेट कलेक्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन है कि जो रोड टैक्स है आपके पास, रोड टैक्स जो व्हीकल्स पे आप देते हो, क्या वो जीएसटी में इंक्लूड हो गया या स्टेट कलेक्ट करती है। फिर है जो एडवर्टाइजमेंट टैक्स है, जो होर्डिंग्स पे आप जगह जगह देखते हो, जो राउंड अबाउट्स होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स है वो जीएसटी है या स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। फिर जो लग्जरी टैक्स है, जैसे आप होटल्स में या फिर स्पा या रिजॉर्ट्स में जो लग्जरी टैक्स है वो कौन कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है जो टैक्स लॉटरीज के ऊपर टैक्स लगते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी बार स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी निकालती है, उसके ऊपर जो टैक्स है वो कौन कलेक्ट करेगा। ठीक है। जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, जैसे जो थिएटर होते हैं आपके पास आपकी सिटी में, सिनेमा या लाइव परफॉर्मेंस शो होते हैं, तो एंटरटेनमेंट टैक्स कौन कलेक्ट करेगा। तो सोच के देखिए कि ये सब कौन कलेक्ट करेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो ये अभी तक स्टेट जीएसटी में नहीं आई है, ये स्टेट खुद डायरेक्ट कलेक्ट करती है जैसे पहले करती थी। और सिमिलरली रोड टैक्स ऑन व्हीकल्स, ये भी स्टेट जीएसटी ने नहीं रिप्लेस किया, ये भी पहले की तरह ही चल रहा है इसका सिस्टम भी, रोड टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का। जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, लॉटरी टैक्स है और एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये सारे टैक्स आपके पास स्टेट जीएसटी में आ चुके हैं, स्टेट जीएसटी में इंक्लूड कर दिए जा चुके हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, क्या ये स्टेट जीएसटी में आ गया या नहीं आया। तो इसका आंसर है कि सबसे पहली बात, जो इनकम टैक्स है आपका वो इनडायरेक्ट टैक्स तो है ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट टैक्स है, तो इस पे आप जीएसटी की बात नहीं कर सकते। बेसिकली जीएसटी जो आपके पास है वो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है, और जो इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर है वो आपके पास डायरेक्ट टैक्स होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी, आपका मेजर चैप्टर है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में पैसा आएगा और जाएगा, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी के लिए हमने बजट देखा कि बजट कैसे निकलते हैं, इसकी कौन सी 6 स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल है। तो बजट में आपके पास एक जगह से पैसा आएगा, एक रिवेन्यू होगा और एक एक्सपेंडिचर होगा। रिवेन्यू में आपके पास एक होगा डायरेक्ट टैक्स होगा और एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हमने देखा जीएसटी, तो जीएसटी काउंसिल कैसे बनती है, कौन डिसीजन लेता है, क्या कोरम होता है, वो सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस इंक्लूड है, कौन से नहीं है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये जितने भी टैक्स कलेक्ट हो गए, इस जो टैक्स कलेक्ट हो गए उस टैक्स को आपको स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए फाइनेंस कमीशन एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। ठीक है। तो हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280। सेकेंड थिंग की जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना था वो 1951 में बना था। ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि काफी बार क्रोनोलॉजी में आपसे पूछी जाती है 1951 में। और इसका जो चेयरमैन था वो था केसी नियोगी। ठीक है, केसी नियोगी, तो ये इसका चेयरमैन था। उसके अलावा अगर बात की जाए इसके पैरेलली एक बॉडी प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन आपका 1951 में सेटअप हुआ था ये भी। ठीक है। बाद में 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने इसे डिसॉल्व कर दिया था। फिर नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग आपका 2015 में बना था। जैसे प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाता था, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग क्या करते हैं, 3 साल का एक्शन एजेंडा बनाते हैं, 7 ईयर्स की स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट, 7 ईयर की स्ट्रेटेजी, 3 साल का एक्शन एजेंडा, एक्शन एजेंडा। तो नीति आयोग इन तीनों के ऊपर काम करते हैं, जबकि जो आपका प्लानिंग कमीशन था वो 5 ईयर प्लान्स के ऊपर काम करता था। टैक्सेशन में एक इंपॉर्टेंट इशू आता है आपके पास, ब्लैक मनी। कौन सा, ब्लैक मनी का इशू। ब्लैक मनी से हम क्या समझते हैं कि मतलब कि एक ऐसी इनकम जिसके जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, ऐसी इनकम जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, जिसके ऊपर आप इनकम टैक्स नहीं दे रहे हो, वो आपका ब्लैक मनी काउंट होगा। जो भी आप कैश में काम कर रहे हो जिसका सरकार को नहीं पता, तो वो आपका ब्लैक मनी में काउंट होगा। ठीक है। तो ब्लैक मनी से फाइट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे पहले ईडी, प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं इसे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं। ये किसके अंडर आती है, हमने देखा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू। तो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर ईडी आता है। और ये एजेंसी क्या करती है, 2 कानून है उनको इंप्लीमेंट करती है। एक तो है फेमा,
फेमा, FEMA, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दूसरा है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इन दोनों को ये इंप्लीमेंट करती है ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। उसके अलावा एक एजेंसी ये होगी ब्लैक मनी से फाइट करने के लिए। दूसरी एजेंसी आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस। ये स्मगलिंग, इलीगल एक्टिविटीज, नारकोटिक्स, वाइल्ड लाइफ, इन सब से फाइट करते हैं। इसे बोलते हैं DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस। उसके बाद आपके पास एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। उसके बाद एक है ये नेशनल लेवल पे काम करती है आपके पास, ठीक है, ये नेशनल लेवल पे। देन आपके पास है FATF, ठीक है। तो ये G7 कंट्रीज का ब्रेन चाइल्ड है। इसका मेन पर्पस क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को फाइट करना। ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है और ये टेरर फाइनेंस को अवॉइड करती है। किसको? टेरर फाइनेंस को अवॉइड करती है। तो FATF ये 1989 में बनी थी, 1989 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपके पास पेरिस में है। FATF का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। ये लिस्ट निकालती है, काफी बार ब्लैक लिस्ट होगी, ग्रे लिस्ट होगी। तो ब्लैक लिस्ट में अभी 2 कंट्रीज थी, ईरान और एक नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ईरान और नॉर्थ कोरिया। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? पेरिस में है। ये नाम से पता चल रहा है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंडिया इसका मेंबर है। ये 1961 में बनी थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि ये टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ? ब्लैक मनी से। ब्लैक मनी से फाइट करने के लिए आपके पास ED होगी, DRI होगी, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस। फिर होगी आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होगी, और इंटरनेशनल लेवल पे FATF और OECD होगी। 3 टर्म्स समझनी पड़ेगी हमें इसमें। 3 टर्म्स कौन से? मिसलेनियस टर्म्स में एक आती है आपके पास लाफेर कर्व, ठीक है। लाफेर कर्व ये बोलते हैं कि अगर आप टैक्स रेट्स को इंक्रीज करते जाओगे, अगर आप टैक्स रेट को इंक्रीज करते जाओगे तो एक लेवल के बाद आपका जो टैक्स रिवेन्यू है वो कम हो जाएगा, जो टैक्स से पैसा आता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। हंसने वाली बात होगी, लाफेर बात होगी। ऐसा होता है कि जैसे आपने टैक्स रेट को इंक्रीज किया तो आपके पास रिवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, एक लेवल आ गया, एक लेवल के बाद मान लो आपने 50-60% टैक्स लगा दिया तो टैक्स रिवेन्यू आपका कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्माइलिंग कर्व ऐसे बनती है, ये ऐसे बन रही है। तो लाफेर कर्व मतलब हंसने वाली बात है कि टैक्स रेट बढ़ाने पे टैक्स रिवेन्यू कम हो गया, देखो, ठीक है। उसके बाद एक टर्म होती है टैक्स बुएंसी। ये बेसिकली क्या मेजर करते हैं? मान लेते हैं कि आपकी जो GDP ग्रोथ है, GDP जिस रेट पे ग्रो कर रही है वो आपके पास 10% है, और जो इनकम टैक्स है, टैक्स कलेक्शन ग्रोथ रेट है वो 11% है। तो इसका मतलब जो टैक्स बुएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी? 1.1% हो जाएगी टैक्स बुएंसी। तो ये आपको याद रखना है, ये GDP ग्रोथ और जो टैक्स कलेक्शन है उसके बीच में रिलेशन देते हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सो बजट में आपके पास एक तरफ होते हैं रिवेन्यू पार्ट, एक तरफ क्या होते हैं? रिवेन्यू पार्ट, और एक तरफ होता है आपके पास कैपिटल पार्ट, ठीक है, कैपिटल पार्ट। अब रिवेन्यू में आपके पास 2 चीजें होती है, रिसीट, पैसा आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर है। कैपिटल में भी आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है, मतलब रिसीव हो रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर। तो रिसीट में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स से पैसा आ रहा है। डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, जो जो भी हमने पढ़े वो सारे टैक्सेज आ गए आपके पास। फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स से भी पैसा आ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में GST से पैसा आ रहा है, एक्साइज से पैसा आ रहा है, कस्टम से पैसा आ रहा है। तो ये सारे आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स आ गए। अब ये सारी जो पैसा आया ये टैक्स से आया। अब नॉन टैक्स से भी तो कुछ ना कुछ पैसा आएगा। नॉन टैक्स में से जैसे कौन सा पैसा आएगा? जैसे मान लो कि इन्होंने योजना मैगजीन है, गुड्स एंड सर्विसेज बेची, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के किया। जो इनकी नवरत्ना महारत्ना कंपनीज है ONGC, यहाँ से प्रॉफिट मिला इनको। जो स्टेट्स को लोन दिया हुआ था, पैसा दिया हुआ था उधारी पे, उसका ब्याज आ गया इनके पास, तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया। इंटरेस्ट क्या हो गया? रिसीव हो गया। उसके अलावा कोई ग्रांट मिल गई, कोई ग्रांट मिल गई। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्रांट मिली है वो आपके पास रिवेन्यू रिसीट में लिखा जा रहा है। तो सरकार के पास पैसा इन सब जगह से आ रहा है,
ठीक है। रिसीट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज से जो कंपनीज हैं उनका डिविडेंड एंड प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जो सरकारें लोन का उधारी पैसा वापस दे रही है वो वाला पैसा आ जाएगा, और जो ग्रांट्स है। और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे हो रहा है, जो इन्होंने लोन लिया था उस लोन पर ब्याज दे रहे हैं, ये लोन पर ब्याज दे रहे हैं, ये खर्चा हो गया। फिर कुछ स्टेट्स को ग्रांट दे रहे हैं, स्टेट्स को क्या दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, स्टेट्स को ग्रांट। उसके बाद सब्सिडीज पे पैसा जा रहा है, किस पे जा रहा है, सब्सिडीज पे पैसा जा रहा है। फिर डिफेंस सेक्टर में पैसा जा रहा है, फिर सैलरीज पे पैसा जा रहा है, सैलरी और पेंशन पे पैसा जा रहा है। तो रिवेन्यू रिसीट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ऐसे काम करते हैं। अगर हम कैपिटल रिसीट देखें तो कैपिटल रिसीट में क्या होगा कि पैसा आ रहा है, उधारी पे पैसा आ रहा है, किस पे, जैसे इंटरनल आरबीआई से उधारी पे ले लिया, या आईएमएफ से उधारी पे ले लिया, बाहर से पैसा उधारी पे ले लिया। या फिर नॉन डेट में क्या हो गया कि जैसे किसी स्टेट ने जितना 2000 करोड़ रुपये लिया था वो सारा वापस दे दिया, या ओएनजीसी को डिसइन्वेस्ट कर दिया, ओएनजीसी को बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यहाँ से पैसा आ रहा है। तो कैपिटल में मोटा पैसा आएगा एक ही बारी में। और एक्सपेंडिचर क्या होगा कि स्टेट्स को लोन देना, स्टेट को लोन देना, ठीक है। और जैसे कोई कैपिटल, नेशनल हाईवे पे पैसा बनाना, कैपिटल या गुड्स पे वो करना, एसेट्स बनाना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो देश के लिए फायदा देते हैं, वो क्या करते हैं, देश के लिए फायदा देते हैं। पर जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे लोन पे ब्याज देना, उससे देश को कोई फायदा नहीं होगा। डिफेंस सेक्टर में एक बार जा रहा है, सैलरी पेंशन, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, स्टेट को ग्रांट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको आइडिया रखना है कि जो एक्सपेंडिचर होगा उससे बेसिकली कंट्री को ज्यादा फायदा होगा इन जनरल टर्म्स, ठीक है। और जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर हम इसमें सब्सिडी वाले पार्ट पे डिस्कस करें, क्योंकि इसके ऊपर आप इंटरव्यू में भी आपसे डिस्कशन हो सकती है कि इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज क्या होते हैं, कि सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम सब्सिडी किसके ऊपर दे रहे हैं। जैसे मेरिट गुड्स है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च होगी, एलपीजी हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, ठीक है, विंड मिल्स हो गए, इनके ऊपर आप सब्सिडी दीजिए। इनके ऊपर सब्सिडी देने का क्या फायदा होगा कि आपको लॉन्ग टर्म में कंट्री को वापस चीजें मिलेंगी। बट सब्सिडी अगर मान लेते हैं कि आप डीजल पे देते हो, कैरोसिन पे देते हो, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है। अगर आप यूरिया पे देते हो तो यूरिया कोई भी फार्मर ऐसे होगा कि जरूरत से ज्यादा यूज करेगा तो वो हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो डीजल, कैरोसिन, यूरिया, ऐसी चीजें जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, जो बाद में लॉन्ग टर्म में नेगेटिव आउटपुट देंगी, तो उनके ऊपर आपको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। लास्ट डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट क्या होते हैं, ठीक है। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट का मतलब है वित्तीय घाटा। अगर मान लेते हैं कि सरकार की इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो इसका मतलब है कि सरप्लस बजट है। क्या है, सरप्लस बजट है। ये टर्म आपको याद रखनी है, सरप्लस। अगर इनकम कम है एक्सपेंडिचर से तो उसका मतलब है कि डेफिसिट बजट है, डेफिसिट बजट है। और अगर इक्वल है तो उसे बोलेंगे कि बैलेंस बजट है, तो इसका मतलब बैलेंस बजट है। अब आपके पास एक टर्म आती है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट, सो रिवेन्यू डेफिसिट से हम क्या समझते हैं कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किया और जो रिवेन्यू रिसीट है, मतलब कि जो हमने देखा कि बजट में आपके पास यहां से पैसा आ रहा है और ये वाला पैसा खर्च हो रहा है। अगर खर्चा ज्यादा हो रहा है तो इसे बोलेंगे रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट, मतलब कि खर्चा माइनस इनकम वाला पार्ट, ठीक है। अब इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, मान लेते हैं कि 100 रुपये खर्चा आया, ठीक है, और जो इनकम थी आपके पास वो 70 रुपये थी, तो डेफिसिट हुआ 30 रुपये। अब 30 रुपये में से मान लेते हैं कि आपने ना स्टेट को कोई ग्रांट दी थी, उनको बोला था कि आप ना हाईवे या स्कूल बनाओ, तो बेसिकली स्कूल बनाने में 10-20 रुपये का खर्चा स्कूल बनाने में हुआ। तो बेसिकली ये जो 20 रुपये है ना स्कूल बनाने में, ये एक पॉजिटिव पार्ट है। तो आप इसको माइनस कर दो, 30 में से 20 और माइनस कर दो, तो आपका जो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है वो 10 रुपये बचेगा। तो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, जो आपने रिवेन्यू डेफिसिट निकाला उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, जो ग्रांट दी थी आपने कैपिटल एसेट बनाने के लिए, कैपिटल एसेट बनाने के लिए जो ग्रांट दी थी उसको माइनस कर दो, ठीक है। जैसे
₹30 रिवेन्यू डेफिसिट था, उनमें से ₹20 स्कूल बनाने के लिए दिए हुए थे, तो आपका जो एक्चुअली में जो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है वो ₹10 ही है। ठीक है। देन बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट का मतलब क्या होगा? बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट का मतलब कि बजट एक्सपेंडिचर, बजट में जितना खर्च है माइनस बजट रिसीट। और फिस्कल डेफिसिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि एक तो बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट प्लस वित्तीय घाटा प्लस उधारी पे जो आपने पैसा लिया है वो, बजट डेफिसिट प्लस उधारी पे जो पैसा लिए है। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? एक वर्ड आता है प्राइमरी डेफिसिट, मतलब कि प्राथमिक घाटा। जो फिस्कल डेफिसिट है इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन द लोन्स, इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन द लोन्स, पेड ऑन द लोन्स, जो लोन उधारी पे ले रखे हैं उस पे जो इंटरेस्ट पे करना है उसको छोड़ दो। प्राइमरी डेफिसिट आपका ये है। तो याद रखना फिस्कल डेफिसिट सबसे बड़ा होता है, फिर प्राइमरी डेफिसिट आएगा, फिर आपका रिवेन्यू डेफिसिट आएगा, रिवेन्यू डेफिसिट, और ये बड़ा होता है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट से। ठीक है। तो ये डेफिसिट वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो खर्चे और इनकम को मैनेज करने के लिए सरकार एक एक्ट लेके आई थी, FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, 2003 में आया था ये एक्ट। इसमें ये बोला था कि 3% ऑफ GDP है जो फिस्कल डेफिसिट को यहाँ तक रिड्यूस करेंगे। ठीक है। मतलब इसमें टारगेट्स होते हैं कुछ कि जो हमें फिस्कल डेफिसिट है उसे GDP की इतने % तक रिड्यूस करना है। तो करंट में क्या रेट डिसाइड कर रखे सरकार ने या FRBM एक्ट में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। सो ये था कंप्लीट आपके पास फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी के ऊपर ये कंप्लीट चैप्टर है आपके पास इकोनॉमिक्स में। यहाँ से आपके पास HCS एग्जाम में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि डेफिसिट क्या होता है, GST के ऊपर, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर, बेसिक जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है या GST काउंसिल है, वोटिंग रेशियो, इन सब के ऊपर। सो आपको इस के बारे में कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल क्लासेज के साथ।